हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स एक्सप्लोरर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट का ये है लेक्चर नंबर 7 और आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। खास करके झारखंड पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है आपको, दैट इज इनर्शिया टेंसर। तो आज हम लोग इनर्शिया टेंसर के जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूले हैं उनको समझेंगे, उनको कैलकुलेट करने का क्या हमें अप्रोच रखना है उसको समझेंगे। फिर आपके प्रीवियस ईयर में 2 सवाल आए हुए थे इसके ऊपर, उसमें से एक तो सिंपल है लेकिन एक थोड़ा मुश्किल है। उन दोनों सवालों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ कुछ और इन पॉइंट से और रोटेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को आज की क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि इनर्शिया टेंसर का फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले को डिस्क्रीट बॉडी पर और कंटीन्यूअस बॉडी पर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम से, पेशेंस से, बस आप 5 मिनट का वेट करेंगे, सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। फिर लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो 4 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छा खासा समय देकर के सॉल्व करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर आपको उसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम, और ये जो बॉडी है टोटल n पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, ऐसे n नंबर पार्टिकल से मिलकर के ये पूरी बॉडी बनी हुई है। ये कंटीन्यूअस बॉडी नहीं, कंटीन्यूअस बॉडी नहीं है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के ये बनी हुई बॉडी है, डिस्क्रीट पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से बनी हुई बॉडी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट P पर पार्टिकल है और इस पार्टिकल का इस पॉइंट O से जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R है, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, अंदर की तरफ है ना? यहां हमने ऊपर जो दिखाया वो एक्चुअली अंदर की तरफ है। और यहां पर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका फार्मूला होता है एल इक्वल टू क्या? एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट यानी पी का ये हुआ आर। तो लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसी को हम लोग जे से या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एल ले लिया है क्योंकि ज्यादातर केस में जब इनर्शिया टेंसर वाले फार्मूले आते हैं तो वहां एल लिखा हुआ मिलता है, बट आपको पता है जे और एल दोनों लिखा जाता है। तो जे इक्वल टू आर क्रॉस पी या एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर हमें इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? पार्टिकल एट पॉइंट पी, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के मोमेंट के बराबर होगा। और पी की जगह पर आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बाकी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने मास को थोड़ा बाहर निकाल लिया, मास को साइड कर दिया और आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ये निकला इस पूरी बॉडी के किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पूरी बॉडी में ये जो पार्टिकल पी है उसका इस पॉइंट ओ के अबाउट हमने निकाल लिया, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला पार्टिकल पी का, अगर हमें इसी तरीके से इस पूरी बॉडी का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो हमें इस जैसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब के एंगुलर मोमेंटम का सम करना पड़ेगा, है ना? तो हमने क्या लिखा कि L इज इक्वल टू ये सम ऑफ एम आर क्रॉस बी। एम आर क्रॉस बी क्या है? किसी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अगर सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना हुआ तो क्या करेंगे? इस तरह से सभी का मोमेंटम निकाल निकाल करके हमें उसका सम करना पड़ेगा। तो यहां हमने लिखा समेशन एम आर क्रॉस बी, और आपको पता है v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा। ये आप पढ़ चुके हैं फार्मूला, r इंटू ओमेगा, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में ये ओमेगा क्रॉस r ऐसे होता है। तो हमने यहाँ पर v की जगह पर ये लिख लिया ओमेगा क्रॉस r, ठीक है? और जैसे हमने ओमेगा क्रॉस r लिखा, अब आप देखिए ये क्या बन गया। सबसे पहले आपने किसी एक पार्टिकल का निकाला एंगुलर मोमेंटम, फिर पूरी बॉडी का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपने इसी का समेशन कर दिया और इसमें v की जगह पर ओमेगा क्रॉस r कर दिया। और अब आप यहां पर देखिए तो यहां पर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। और आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू ए सी बी माइनस ए बी सी, है ना? आप इसको याद कर सकते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू ए सी बी माइनस ए बी सी। इस तरीके से ये फार्मूला होता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ डॉट, यहाँ पर डॉट, और जो बाहर आएगा वो नॉर्मल सा प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये स्केलर आएगा तो स्केलर के साथ डॉट या क्रॉस की बात नहीं करते। तो a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ a की जगह पर वेक्टर r है, b की जगह पर ओमेगा और c की जगह पर वेक्टर r है। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन में हम ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो आप देखिए ये ए सी बी होना चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया ए सी और बी, और माइनस ए बी सी होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने ए बी के साथ सी लिख दिया। और इसको अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेक्टर आर डॉट आर हो जाएगा आर स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता था तो आर डॉट आर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? यहां तक सब कुछ एकदम क्लियर होगा, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आपको करना क्या होगा कि ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आपका ओमेगा है, ये आपका जो आर डॉट ओमेगा है, और ये जो वेक्टर आर है, अगर आप इन सब को पुट करेंगे, इन सब का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, जैसे आर स्क्वायर का मतलब क्या? वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, और आर का मतलब क्या? इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर आर को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और ओमेगा का अगर 3 कंपोनेंट लेंगे एक्स वाई जेड में तो लिखेंगे ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप। तो वेक्टर आर वेक्टर ओमेगा आपको मिल गया। और यहां देखिए वेक्टर आर डॉट ओमेगा भी है, तो इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते टाइम आपको पता है आई कैप और आई कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, के कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको यहां से आर डॉट ओमेगा मिल जाएगा, एक्स ओमेगा एक्स, वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड, ठीक है?
तो हमें आर डॉट ओमेगा मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया और सॉरी आर मिल ये ओमेगा मिल गया, आर मिल गया। अब आर स्क्वायर निकाल लीजिए, आर स्क्वायर का मतलब हो गया वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो इसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट करेंगे तो x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर, z इंटू जेड होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड है आपका एंगुलर मोमेंटम L, तो एंगुलर मोमेंटम L का भी अगर हम x y और z कंपोनेंट लिखे तो L x i कैप, L y j कैप और L z k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जितने भी यहाँ कंपोनेंट है वो सब कंपोनेंट को हमें इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। इसका कोई नाम रख लीजिए आप। इस इक्वेशन नंबर 2 में ये सारे टर्म को हमें रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर को, वेक्टर ओमेगा को, आर डॉट ओमेगा को और वेक्टर आर को। और इधर हम ये जो वेक्टर L है यहाँ पर भी हम लिखेंगे L x i कैप, L y j कैप और L z k कैप। तो जब आप इस साइड पूरा रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इस साइड इसको कंपोनेंट के फॉर्म में रखेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, ये सारी चीजें रखेंगे तो वो आ ही जाएगा। तो पूरा करने के बाद जो आपको चीज मिलता है उसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे। और ये आप देखिए, ये हमने कंपोनेंट के फॉर्म में निकाल लिया, जो आपने कहा ना यहाँ पर कि वेक्टर एल को हम लोग लिखेंगे एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप। और इधर वाला जो पोर्शन है उसमें भी आई कैप का कुछ कोफिशिएंट आएगा, जे कैप का कुछ आएगा, के कैप का कुछ आएगा। और दोनों साइड अगर बिल्कुल इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आई कैप के साथ आ रहा है एल एक्स और राइट हैंड साइड में जो आई कैप के साथ आएगा वो भी एल एक्स के बराबर ही होगा। वही चीज हमने यहाँ कंपेयर करके दोनों साइड को हमने लिखा हुआ है कि आई कैप के जो कोफिशिएंट आएंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट होगा एल एक्स, तो हमने लिखा एल एक्स। और राइट हैंड साइड में जो आई कैप का कोफिशिएंट आएगा वो ऐसा आएगा तो नहीं, यहां कुछ वैल्यू आएगी, यहां कुछ वैल्यू आएगी, यहां कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि उस फार्मूले में आई तो कहीं था नहीं, वहां आर था और ओमेगा था, आई कहीं नहीं था। तो आई तो वहां कहीं पर नहीं आएगा, लेकिन ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड के टर्म में आएगा और यहाँ कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो चीज हम आगे देखेंगे। हमने उसके लिए सीधे सिंबल यूज कर लिया आई एक्स एक्स, मतलब ओमेगा के साथ जो भी लिखा हुआ था उसका हमने नाम रख लिया आई एक्स एक्स, और ओमेगा वाई के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको हमने बोल दिया आई एक्स वाई, और ओमेगा जेड के साथ जो भी लिखा हुआ मिलेगा उसका नाम हमने रख दिया आई एक्स जेड। ये पूरा क्या है, ये पूरा है राइट हैंड साइड में जो आई कैप के साथ मिला था वो, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में जो आई कैप के साथ आपका कोफिशिएंट लिखा था वो। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है, पिछले फार्मूले में ये टर्म नहीं था तो हमने कैसे लिखा, तो एक्चुअली यहां पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ मिला होगा, मास के फॉर्म में कुछ मिला होगा, उसी को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सिंबल से रिप्लेस किया हुआ है। और किसको किसको रिप्लेस करके ये लिखा गया वो भी आप चाहे तो अभी देख लीजिए। जैसे आई एक्स एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर हमें ये मिला था, है ना, ये टर्म हमें जहां मिला था ये एक्चुअली यहाँ इस जगह पर ये मिला था और इसी का नाम हमने रखा हुआ आई एक्स एक्स। और ये जो आई एक्स वाई है ये किसकी जगह पर रखा गया है, तो आई एक्स वाई एक्चुअली जो है वो इस टर्म की जगह पर रखा हुआ है। तो आप जब पिछले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू मिलेगी, यहां पर ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसी तरह से आई एक्स जेड है, यहां पर ये वाली वैल्यू मिली थी। तो हमने उस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को आपस में कंपेयर करने पर ये जो इक्वेशन मिला यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से फिर बात आगे बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया आपका बेस ऑफ इनर्शिया टेंसर, कि एंगुलर मोमेंटम से हम इनर्शिया टेंसर की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। वो आपने देखा कि एक पूरी डिस्क्रीट बॉडी है, उसके किसी एक पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला और उस एंगुलर मोमेंटम को हमने सम अप कर दिया, तो पूरी डिस्क्रीट बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स थे उन सब के एंगुलर मोमेंटम का अगर सम हो जाएगा तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। उस एंगुलर मोमेंटम में जो भी a क्रॉस b क्रॉस c वाला फार्मूला लगा वो अप्लाई किया, सारे टर्म को उसमें पुट किया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करने के बाद कंपोनेंट के फॉर्म में कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम बोलने का सिर्फ ये मतलब, जैसे हमने मान लीजिए एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, अब ये आप इसमें गिन सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप गिन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। इन चारों पार्टिकल को मिलाकर के क्या बना, एक सिस्टम बन गया। जैसे कल आपने स्फीयर वाला केस पढ़ा था, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, सबको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। और कैसा सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पर। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि ये पूरा एक स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर प्लेट है, अब बताइए आप स्क्वायर प्लेट में नंबर ऑफ पार्टिकल बता पाएंगे क्या, इस स्क्वायर प्लेट में आप नंबर ऑफ पार्टिकल बता पाएंगे क्या। यानी अब ये जो बॉडी है, ये पूरा सिस्टम है, ये एक कंटीन्यूअस सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल आपको क्लियरली समझ में आते हैं तो वो डिस्क्रीट होता है, जब नहीं समझ में आते हैं कंटीन्यूअस उसको बोला जाता है। ठीक है ना, रिपीट भी कर देते हैं शॉर्ट में। ये पूरी बॉडी थी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल थे, किसी एक पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखा, पी को हमने और ओपन किया m इंटू वी के फॉर्म में, m इंटू वी के फॉर्म में। और फिर हमने क्या किया, जब एक पार्टिकल का निकल गया तो हमने पूरी बॉडी का निकालने के लिए क्या किया, उसका समेशन कर दिया, और जो v लिखा हुआ था वहां पर ये फार्मूला यूज कर लिया वेक्टर के फॉर्म में ओमेगा क्रॉस r, और इसमें a क्रॉस b क्रॉस c का ये फार्मूला यूज किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब इसमें जितने भी टर्म है ये लिखा हुआ दिख रहा है, वेक्टर r, इसका डॉट, इसका स्क्वायर और ये वेक्टर, ये सारे वेक्टर की जगह पर हम ये वैल्यूज को रखेंगे। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर l है उसको भी हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, x y और z कंपोनेंट के फॉर्म में। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कंपेयर करने पर, कंपेयर मतलब इधर जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होंगे और इधर जो आपके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होंगे, दोनों को कंपेयर किया तो हमें मिला क्या, हमें जो मिला वो चीज ये मिला। और इसको आप देख लीजिए, पैटर्न अगर आप देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। एल एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई, ध्यान से देखिए याद हो जाएगा। ठीक है, एल एक्स इक्वल टू क्या, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई, आई एक्स जेड ओमेगा जेड। पैटर्न समझ में आ रहा है।
यानी अगर ये कहानी x कंपोनेंट की चल रही है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग x फिक्स कर देंगे, तो ix, लेकिन इसके साथ में xyz है ना, यहां पर देखिए xyz ये भी चल रहा है और ये ix के बाद फिर y, ix के साथ फिर z, ये एक पैटर्न बन गया। और बिल्कुल सेम पैटर्न नीचे आ जाइए, x कंपोनेंट के बाद जब y कंपोनेंट होगा तब देखिए x कंपोनेंट था तो यहां पर i के साथ पहला वाला जो x था वो फिक्स हो गया था। अगर y कंपोनेंट की बात करेंगे जो पहला y होगा वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो और बाकी xyz चलता रहेगा, तो i ओमेगा x, i ओमेगा y, i ओमेगा z। या तो ऐसे देख लीजिए, खाली पहले i वालों को देख लीजिए, i है ना, अब इस x की जगह पर अगली बार क्या आएगा, y आएगा और अगली बार क्या आएगा, z आएगा। तो i z और ओमेगा का वही तरीका, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z। और i का पैटर्न क्या, i x z, i ओमेगा x, i ओमेगा ओमेगा, i y और i z। और यहां पर देखिए i z x है ना, x के साथ स्टार्ट हुआ था, y के साथ हुआ था, z के साथ होगा, तो i z x और i z y और i z z। ठीक है, तो i z x, i z y और i z z, इस तरीके से आप देखिए पूरा पैटर्न बना हुआ है। ये इक्वेशन अगर एक बार पैटर्न को आपने देख लिया, एक बार कॉपी पर खुद से लिख लिया तो फिर ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है lx, आप देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं ऐसे, lx इक्वल टू ix तो ओमेगा x और ixy ओमेगा y, ixz ओमेगा z। बिल्कुल सेम पैटर्न दूसरे वाले में, ly वाले में ly इक्वल टू iyx, y से स्टार्ट हो रहा है ना तो ये भी y से स्टार्ट होगा, iyx ओमेगा x प्लस iyy ओमेगा y प्लस iyz ओमेगा z। और लास्ट वाले में भी z से स्टार्ट होगा, z कंपोनेंट में izx ओमेगा x, izy ओमेगा y और izz ओमेगा z। ये पूरा पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से फिर सारी बातें बनेंगी और यहीं से पूरा फार्मूला भी आएगा आपका। अब देखिए हो गया, ये इक्वेशन आपका हो गया। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जितने भी आपके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म दिख रहे हैं, टोटल कितने हैं, 9 हैं। तो ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले आपको टर्म दिख रहे हैं, इन सबको किसकी जगह पर लिखा गया है, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ix वाले हैं, iy वाले हैं, izz मतलब जो रिपीट हो रहा है जिसमें कोऑर्डिनेट उस टाइप का, तो ix जो है वो लिखा हुआ है m r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पर। और r स्क्वायर का मतलब आपने पीछे देखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ x रिपीट हो रहा है, 2 बार होता है, तो इस वाले फार्मूले में जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है ना m इंटू आर स्क्वायर, उसमें x वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ x लिखा रहेगा तो यहाँ x नहीं आएगा, है ना। और बात यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट की हो रही है तो बाकी के 2 आएंगे, y और z आएगा, तो m y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है ना, तो ix जो है वो लिखा हुआ m y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह पर, यानी यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। सिमिलरली आप देख लीजिए i y है, तो अगर y लिखा हुआ तो y वाला टर्म नहीं आएगा, x और z दोनों आएंगे, तो समेशन m x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। यहाँ देखिए z लिखा हुआ है तो z यहाँ पर आ गया, तो z वाला टर्म यहाँ पर नहीं आएगा, x और y आएगा, तो समेशन m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की जगह पर ये वाले सिंबल्स हमने जो यूज किए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, x x y y और z z। ठीक है, बाकी ये जो बच गए ये लोग, बाकी के जो 6 दिख रहे हैं आपको, उनकी अगर बात करें, 3 इधर है 3 इधर है, तो इसमें ixy और iyx जो सिंबल है वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ixy और iyx, ये जो दोनों है मतलब xy लिखिए या yx लिखिए, ये दोनों लिखे गए हैं माइनस ऑफ m समेशन m xy की जगह पर, मतलब जहां पर एक्सप्रेशन में ये आया होगा उसी की जगह पर हमने ये और ये सिंबल को यूज किया। तो ixy हो या iyx हो, माइनस ऑफ m समेशन के अंदर माइनस ऑफ m xy होगा, है ना, माइनस ऑफ m के साथ ये कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा। तो iyz या izy किसकी जगह पर लिखा गया है, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ m और yz की जगह पर, चाहे yz लिखिए चाहे zy लिखिए सेम मतलब होगा। izx और ixz बिल्कुल इसी का उल्टा, है ना, तो izx और ixz की जगह किसकी जगह पर लिखा हुआ है, तो x और z आ रहा है तो यहाँ x और z रहेगा, मास के साथ में माइनस रहेगा। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखनी है, अभी तक जो भी पीछे पढ़ा वो याद रखना नहीं था, लेकिन ये इक्वेशन और उसके बाद ये सिंबल्स जो यूज किए गए हैं किसकी जगह पर यूज किए गए हैं, ये तीनों, और आपको ये जो तीनों है, 3 क्या इसमें 6 हैं कुल मिला के, लेकिन फार्मूला तो 3 ही याद रखना है, ये तीनों आपको याद करना है। और ये बात भी याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन आप अभी याद कर रहे हैं समेशन के फॉर्म में, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल काउंटेबल होंगे उस केस में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, कुछ चीजें तो न्यूमेरिकल के साथ क्लियर होंगी, अभी आप इसको बस देखते चलिए, लास्ट में जब लास्ट के चारों न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर भी आपको डाउट रहेगा तब हम उसको डाउट मानेंगे, अभी कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहां देखिए ये जो पूरा पार्ट आपने लिखा हुआ है, अगर हम इसको चाहें तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भी ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा वाई ओमेगा वाई ओमेगा जेड ओमेगा जेड ओमेगा जेड। ठीक है, और इधर एल एक्स एल वाई और एल जेड, तो इसको जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मैट्रिक्स जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि इस साइड जो एल एक्स एल वाई और एल जेड था वो इस तरह से वर्टिकल एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो आपके आई वाले कंपोनेंट थे आपने देखा ही था, आई एक्स एक्स था, उसके बाद आई एक्स वाई था, उसके बाद आई एक्स जेड था, फिर आई वाई एक्स था, आई वाई वाई था, आई वाई जेड था, आई जेड एक्स था, आई जेड वाई था, आई जेड जेड था। ये पूरा पार्ट हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। और ये देखिए
और जो इसके साथ ओमेगा एक्स, इसके साथ ओमेगा वाई, इसके साथ ओमेगा जेड, मतलब इसमें सब में ओमेगा एक्स, इस सब में ओमेगा वाई, इस सब में ओमेगा जेड था, उसको हमने यहां लिखा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ये कैसे लिखा, ये क्यों लिखा, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें, है ना, ऐसे रो बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो ये पूरा मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही इक्वेशन देगा, यही इक्वेशन आपको देगा तीनों। ठीक है, तो ये पूरा मैट्रिक्स जो बना हुआ वो इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो गया। ऐसा हमने उस इक्वेशन को बना, उस इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, और अब देखिए आपको जैसे कहते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, जैसे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है मास इनटू में वेलोसिटी। अगर हम इसकी जगह पर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो J या L लिखते हैं, और यहाँ इनर्शिया हो गया मास, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I, यहाँ लीनियर वेलोसिटी V, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जैसे P इक्वल टू M इंटू V, वैसे J इक्वल टू I ओमेगा या L इक्वल टू I ओमेगा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा टर्म L का है, ये पूरा टर्म हम इसको I का लेंगे, और ये पूरा टर्म ओमेगा का हो गया। तो L इक्वल टू I ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा के अकॉर्डिंग ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो आई की जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसी पूरे मैट्रिक्स को, ये जो पूरा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें जितने भी ये पूरे कंपोनेंट हैं, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया टेंसर। ये जितने भी 9 कंपोनेंट आपने लिखे हुए थे पिछले इक्वेशन में, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स में दिख रहा है, ये पूरे के पूरे 9 कंपोनेंट को हम बोलते हैं इनर्शिया टेंसर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हुआ हमारा इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक्स। और आपके पिछले पेपर में यही पूछा गया था, 2 सिचुएशन दी गई थी और दोनों ही केस में आपसे इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक्स पूछा गया था, है ना। अगर आपके पास पेपर हो, पेपर तो मैं यहाँ पर शायद नहीं लाया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, सॉरी, हाँ पेपर है ये। तो आपके पेपर में मैं बता देता हूं कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 तो 12 है, जिसमें ये मैट्रिक्स वाला सवाल, आपका इनर्शिया टेंसर वाला सवाल दिया हुआ है ना, ये दिख नहीं रहा होगा आपको शायद ब्राइटनेस की वजह से। और एक मैं बता देता हूं, आप लोग अगर पेपर रखे होंगे तो आप इसको ट्राई भी करते रहा करिए अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन और है इसमें, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 93, ये दोनों इनर्शिया टेंसर, इनर्शिया ये मैट्रिक्स ही आपसे पूछा गया दोनों ही केस में। एक डिस्क्रीट का सवाल है और एक कंटीन्यूअस का सवाल है। तो आप बस ये इनर्शिया टेंसर में, इस पूरे मैट्रिक्स में जो टर्म आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं 9 के 9, इनका नाम याद रखिए, सीक्वेंस याद रखिए, और ये किसकी जगह पर यूज हुए हैं। जैसे आई एक्स एक्स का क्या मतलब था, आई एक्स वाई का क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था, ये सब आपने जो पीछे देखा वही चीज आपको याद रखना है, जो कि हाँ ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर याद रखना है डिस्क्रीट बॉडी के लिए, कि आई एक्स एक्स का मतलब एक्स वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, आई वाई वाई में वाई नहीं आएगा, आई जेड जेड में जेड नहीं आएगा। और जब भी किसी दो का प्रोडक्ट होगा, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जब भी किसी दो का प्रोडक्ट होगा तो इनका रिवर्स भी सेम वैल्यू देता है, और ये माइनस के साथ आता है, और यही सेम कोऑर्डिनेट के साथ में मास लिखा रहता है, और वहां स्क्वायर का सम था, यहाँ पर स्क्वायर का सम था, यहाँ पर क्या है, दोनों का प्रोडक्ट होगा और माइनस में आएगा। ये फार्मूला और ये फार्मूला आप डिस्क्रीट बॉडी के लिए यूज करेंगे। अगर सेम चीज आपको यूज करना है कंटीन्यूअस बॉडी के लिए, तो यहाँ पर हमने सेम दोबारा से फार्मूले को रिपीट कर दिया है, और आप देख लीजिए क्या चेंज हुआ है। जैसे पहले वाले फार्मूले को, पहले वाले टर्म को समझ लीजिए कंटीन्यूअस बॉडी के लिए, तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाले में क्या था, आप देखिए यहाँ पर क्या था, आई एक्स एक्स इक्वल टू समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसको देखिए, तो एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा था, और समेशन लगा हुआ था। अगर हम कंटीन्यूअस बॉडी के लिए जब बात करेंगे तो समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूरी कंटीन्यूअस बॉडी के छोटे से एलिमेंट को आपको चूज करना पड़ता है, तो जहां ये पूरा मास लिखा हुआ है वहां पर उस एलिमेंट का मास डीएम लिखेंगे, है ना। और आप देख लीजिए यही किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्चुअली आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो पहले लिखा हुआ था, और उसके बाहर यहाँ पर डीएम लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली डीएम लिखा हुआ है, और डीएम मतलब छोटे से एलिमेंट का मास। बस आपको मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का मास, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। छोटे से एलिमेंट के लिए अगर बात करें तो डीएम अपॉन डीवी, तो यहां से हमारा डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनटू में डीवी, है ना। यानी जो हमारा एक्सप्रेशन ये आई एक्स एक्स का आना चाहिए था, डिस्क्रीट में आता था क्या, ये आता था डिस्क्रीट में समेशन एम, और यहां आता था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इसी m की जगह पर लिखेंगे dm, और समेशन की जगह पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, और ये ऐसे रहेगा एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और m की जगह पर लिख देंगे क्या, dm, और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और इस dm की जगह पर क्या लिख देंगे, रो इंटू dv, तो ये बन जाएगा पहला फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और dm की जगह पर रो इंटू dv बन जाएगा, तो रो इंटू dv बन गया, देखिए वो फार्मूला बन गया। बिल्कुल सेम चीज आपको रिपीट करनी है दूसरे, तीसरे और सबके केस में, जहां जहां dm लिखा है वहां वहां रो dv रो dv रो dv रो dv करना है, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जो भी डिस्क्रीट के लिए फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा, लेकिन वहां मास के टर्म में जो लिखा हुआ था, अब आप उसको यहाँ डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, जरूरत पड़ती है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो आप मास के टर्म में ऐसे भी रोक दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी सही अपने आप में करेक्ट है फार्मूला, बट जरूरत हमें डेंसिटी के केस में पड़ती है यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं पहली बात, और समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और कोई भी बात नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो डिस्क्रीट बॉडी के केस में आपने पढ़ा हुआ था। बस एक बात और ध्यान रखिएगा, और वो बात ये है कि अगर आपकी बॉडी, जिस बॉडी की आप बात कर रहे हैं, जिस कंटीन्यूअस बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर वो कंटीन्यूअस बॉडी 2 डायमेंशन वाली है, या 1 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, अगर वो कंटीन्यूअस बॉडी आपकी 1 डायमेंशन की है, अगर कंटीन्यूअस बॉडी 1 डायमेंशन की है, तो इसका मतलब डेंसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे,
भाई आपने देखिए एक्चुअली फार्मूले में तो मास होता था, फार्मूले में तो मास होता था, तो अब मास को डेंसिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो कंटीन्यूअस बॉडी है वो 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। अगर आपकी कंटीन्यूअस बॉडी जो है वो 1 डायमेंशनल है तो ऐसे केस में मास के लिए आप जो फार्मूला लिख रहे थे, ये फार्मूला आप यूज कर रहे थे डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका होगा लीनियर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपान पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर ये आपका कोई प्लेट है, 2 डायमेंशन का केस है, तो यहां पर आपको सरफेस डेंसिटी की बात करनी होगी, मास अपान यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया का जो मास होगा वो डेंसिटी बोली जाएगी यहाँ पर यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो डेंसिटी यहाँ पर बोली जाएगी। और अगर बात किसी 3 डायमेंशन वाले शेप की हो, ऐसे केस में आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला अगर लिखेंगे तो हमें वॉल्यूम डेंसिटी की बात करनी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा ये मास अपान में क्या, वॉल्यूम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो आप डीएम की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी, ये सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन के केस में काम करेगा। अगर 2 डायमेंशन की बात होगी तो डीएम इक्वल टू रो डीए हो जाएगा, और 1 डायमेंशन की बात होगी तो डीएम इक्वल टू रो डीएल हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। और हम इसके ऊपर एक सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, हम इसके ऊपर भी एक सवाल करेंगे और हम डिस्क्रीट बॉडी के ऊपर 2 सवाल करेंगे। तो 2 डिस्क्रीट का और 2 कंटीन्यूअस का, जिसमें से एक 2 डायमेंशन का और एक 3 डायमेंशन का। और इसको आप हल्के में मत लीजिए, सिर्फ 4 सवाल है। अभी आपको पता चलेगा कि इन चारों सवालों में ये पूरा कैलकुलेट करना है और ढेर सारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल 9 टर्म आपको कैलकुलेट करने होंगे, तब जाकर के ये पूरा इनर्शिया टेंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां तक ये बात हो गई। आपने इनर्शिया टेंसर समझ लिया कि ये जो 9 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ये इनर्शिया टेंसर बोला जाता है। इस पूरे को हम इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं उनका ये और ये, इन तीनों का फार्मूला लिखने का पैटर्न एक होता है, और बाकी के 3 ये और 3 ये 6 जो है इनका फार्मूला लिखने का एक पैटर्न होता है। डिस्क्रीट वाले केस में मास के हिसाब से समेशन से काम चल जाएगा, और जब कंटीन्यूअस की बात होगी तो उसी मास को हम लोग डेंसिटी से रिप्लेस कर देते हैं, समेशन को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। बाकी कोई भी बात नहीं है। अब हम सवाल पर जब आएंगे तो सवाल करेंगे तो ये बातें जो आपके मन में अभी थोड़ी बहुत बनी होंगी कि क्या मतलब है, कैसे यूज होगा, वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 सवाल हम डिस्कस करेंगे और पूरा समय देंगे उन चारों सवालों को। तो उसके पहले 5-6 छोटे-छोटे सवाल हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये मुझे कुछ सवाल ऐसे लग गए कि क्लास में डिस्कस करने लायक है, तो उसको भी हमने ऐड कर लिया है। तो इसको आप एज अ मतलब एक्स्ट्रा मान के इसको आप देख लीजिए। जैसे पिछली क्लास में एक सवाल आपने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बड़ा फेमस सवाल है ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, बॉडी के मास पर, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। मास के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके कॉन्फ़िगरेशन पर या उसके डायरेक्शन पर, है ना। इसका मतलब ये एक्सिस की बात हो रही है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सिस के चारों ओर मास कहां कैसे कैसे है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सिस या मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा शेप और साइज जो बॉडी का होगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है बल्कि रेडियस ऑफ जाइरेशन है। रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब आप समझ रहे ना, वो जो घूर्णन त्रिज्या थी, वो जो घूर्णन त्रिज्या थी जिसके स्क्वायर को पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता था, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। इसमें जो के है इसी को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन के इन चारों में से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही स्पेशल टाइप का सवाल लगा मुझे, तो मैंने कहा क्लास में डिस्कस किया जाए। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और नन ऑफ दीज। चलिए लास्ट वाला ऑप्शन देकर के इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर फार्मूले से देखा जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई अपान एम, तो यहां से हो जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपान क्या, एम। ऐसा लग रहा है कि मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, और साथ में ठीक है मास तो यहां पर है तो ये तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर के उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा जिन फैक्टर पर मास डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आप यहां भूल गए, एक बात आप ये भूल गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास तो होता ही है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या इसमें से मास वाला फैक्टर गायब हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फार्मूले में मास होता है और यहाँ अपान में मास लिखा हुआ है, मास से मास हो जाएगा कैंसिल, यानी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है वो मास को छोड़ करके बाकी जो यहाँ पर फैक्टर दिए हुए हैं इन सारे फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये सब लिए जाएंगे और रेडियस ऑफ जाइरेशन में ये नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसके डिवाइड करने से मास वाला फैक्टर गायब हो जाएगा। अगर आपको याद हो स्पीड ऑफ साउंड वाला केस कि साउंड की जो स्पीड होती है गामा इक्वल वी इक्वल टू गामा पी बाई डी, इसमें आपने ये पढ़ा हुआ था कि डेंसिटी बढ़ाने से, सॉरी प्रेशर बढ़ने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है,
प्रेशर के चेंज होने से v की वैल्यू पर क्या चेंज पड़ता है, तो आपने देखा था प्रेशर के बढ़ने से या बदलने से उसी रेशियो में d भी बदलता है और ओवरऑल ये कांस्टेंट होता है, तो v की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता। ये कुछ वैसी ही बात हो गई। तो ये इसमें मास वाला फैक्टर आता है और मास से मास डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेप और साइज पर बॉडी के, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मास। लेकिन ये ऑप्शन देखने के बाद ज्यादातर लोग, क्योंकि यहां से रिलेट भी कर रहा है, तो ज्यादातर लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, हाँ काफी लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मास पर ये डिपेंड नहीं करता है, बाकी इस पर और इस पर डिपेंड करता है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर इस पर भी डिपेंड करता तो नन ऑफ दीज वाला डिपेंड नहीं करने वाले केस में तब हम इस पे आते, लेकिन आपको पता है कि मास पर डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। The moment of inertia of a body rotating with unit angular velocity is equal to, सिंपल सा सवाल है, आप लैब असिस्टेंट के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड होता है। आपको सिर्फ सारे एक्सप्रेशन और उन एक्सप्रेशंस के जो आपस में मतलब जो उनके नाम वगैरह है वो चीज अगर क्लियर है तो फिर ऐसे सवाल आप कर ले जाते हैं। तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। तो आपसे ये करें कि रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू करें, यूनिट मतलब 1 है, तो आपको ये बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है k इक्वल टू होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला जो केस होता है वो होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन में 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख दें तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/2 इंटू आई इंटू 1। तो यहां से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ k, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो काइनेटिक एनर्जी के 2 गुने के बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ओमेगा इक्वल टू 1 के केस में, वो काइनेटिक एनर्जी के 2 गुने के बराबर होगी, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फार्मूला आपको और एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, नहीं 3 में नहीं 4 में आएगा। 3 में सिंपल सा है, अ सिलेंडर ऑफ मास 80 किलोग्राम और रेडियस 2 मीटर इज रोलिंग ऑन अ टेबल विदाउट स्लाइडिंग। मतलब एक सिलेंडर है, एक क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर का मतलब कौन सा सिलेंडर है, तो जब भी कोई ऐसा स्पेशल केस ना बोला जाए तो इसका मतलब वो सॉलिड होता है। जैसे स्फीयर का मतलब सॉलिड होगा, सिलेंडर का मतलब सॉलिड होगा। अगर वो स्फीरिकल या हॉलो है, सॉरी मतलब सेल के फॉर्म में है या हॉलो है, तो वो आपको सवाल में दिया जाएगा कि हाँ ये खोखला गोला है या खोखला बेलन है, वो बात आपको बोला जाएगा। नहीं बोला गया तो सॉलिड लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है, और ये बिना फिसले हुए आगे चलता है, मतलब रोलिंग मोशन करता है, और इसकी स्पीड भी आपको दी हुई है लीनियर वाली मीटर पर सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी। तो अगर कोई भी बॉडी रोल करते हुए आगे चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल वाला हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। हमें m पता है, v पता है और r पता है, लेकिन हमें ओमेगा नहीं पता है, तो हम v इक्वल टू r ओमेगा वाले फार्मूले से ओमेगा को रिप्लेस करके v बाई r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1/2 और i, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे v स्क्वायर और अपान में रेडियस r का स्क्वायर। तो चलिए कैपिटल r ले लेते हैं इसका रेडियस सिलेंडर का, और प्लस में 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, उसके मेन एक्सिस के अबाउट, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि ये 1/2, और इस i की जगह पर लिखेंगे 1/2 mr स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर v स्क्वायर और अपान में r स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिलेगा 1/4, यहाँ से m और v स्क्वायर, और प्लस में 1/2 m और v स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और 1 मिलकर 3 बन जाएगा, 3/4 m और v स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 3/4, मास कितना है 80 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितनी है लीनियर वाली, ये है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर 25, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 75 आ जाएगा, तो 75 इंटू 20, तो 75 इंटू 2 करेंगे 150 आएगा, एक और जीरो लगा देंगे, एनर्जी है तो जूल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फार्मूला आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, और वो ये कि सिलेंडर की अगर बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सॉलिड सिलेंडर, अगर ये सॉलिड सिलेंडर जो है, इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस तरीके से याद कर लिया हुआ है, इस वाले जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अगर हम इसको आई बोल दें तो ये होता है आपका 1/2, सॉलिड है ये सॉलिड सिलेंडर, तो ये होता है 1/2 mr स्क्वायर। लेकिन अगर बात इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट हो, इसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे, तो ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है इसके अबाउट अगर इसको रोटेट करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है, अब आप देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर के अकॉर्डिंग, हो जाएगा 1/2 से 1/4, यानी mr स्क्वायर अपान 4 और प्लस
और रॉड का अगर इसको रॉड के शेप में देखें तो उसके बीच में से होता है ml²/12, ml²/12। ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का इस वाले एक्सिस के अबाउट, और ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट। अब सवाल पर आते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l, इसकी लेंथ l है, एंड रेडियस r है, अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस, ये जियोमेट्रिकल एक्सिस है, इज सेम एज अबाउट द इक्वेटर एक्सिस। इक्वेटर मतलब जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करने वाला एक्सिस है, तो ये हुआ इक्वेटर एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों सेम है, ये सवाल में बोल रहे हैं। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल l विल बी, यानी हमें R/L की बात बतानी है कि R और L के बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर एक काम करेंगे हम लोग कि सवाल में जैसे बोल रहा है कि I की वैल्यू और I डैश की वैल्यू, मतलब जियोमेट्रिकल एक्सिस और ये इक्वेटोरियल एक्सिस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो यहां पर आप लिखिए I की जगह पर कितना 1/2 mr² इज इक्वल टू I डैश की जगह पर हो जाएगा mr²/4 प्लस यहाँ हो जाएगा ml²/12। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, पहली बात तो m कॉमन लेके पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा r²/2 और यहाँ बचा r²/4 और प्लस में हुआ l²/12। इस पार्ट को इधर ले जाकर के माइनस कर लीजिए, तो r² जो 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर भी ये 4 हो जाता और ये 2 बन जाता, और ये माइनस में r²/4 इज इक्वल टू l²/12। और ये आप आसानी से इसको आप माइनस कर सकते हैं, तो 2r² माइनस r² करेंगे तो r²/4 इज इक्वल टू इधर होगा l²/12, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 3, इसका मतलब कि r²/l² इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब कि r/l इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें r और l का रेशियो पूछा गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई डैश का ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इस आई डैश के फार्मूले का पूरा एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर एक जो बॉडी होती है उसके अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो ऐसे में ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल मुझे लगा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी सवाल पूछा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर चीज है। तो हमने कहा कि इस सवाल के साथ साथ आप एक तो कॉन्सेप्ट से भी रूबरू हो जाएंगे कि इस तरह के भी सवाल होते हैं, और दूसरा कि आपको सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी हो जाएगा। इसको आपको याद ही करना है, निकालना नहीं है। ठीक है ना, अभी तो हम लोग अपने मेन सवाल पर पहुंचे नहीं है, पांचवां सवाल हम बताएंगे, छठा सवाल आपको करना है, इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम सारे के सारे लास्ट के 4 सवाल करेंगे, तब जाके ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, और लास्ट के 4 सवाल में ही पूरा टाइम हमें देना है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक चीज आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 masses m1 and m2 at a separation small r connected by a light rod about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the rod। मतलब यहाँ पर आप देखिए ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 masses, ये m1 मास ले लीजिए और इससे कनेक्टेड है यहाँ पर दूसरा m2 मास, इनके बीच का डिस्टेंस है r। करें कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, यहाँ से पास होने वाला ये एक्सिस हो गया, यहाँ से पास होने वाले इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस कैसा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटम मतलब 2 एटम्स होंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए कि I इज इक्वल टू mr² नॉर्मल फार्मूला होता है, लेकिन जब इस तरह की बॉडी का होता है तो I इक्वल टू म्यू r² आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ म्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। म्यू का मतलब क्या होगा, म्यू का मतलब होगा रिड्यूस्ड मास, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है म्यू का वो होता है m1 m2 और अपान में m1 प्लस m2। बस यही बात आपको ध्यान रखना है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है वो है m1 m2 अपान m1 प्लस m2, और उसको आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर म्यू की जगह पर, तो आई म्यू r², यहाँ म्यू की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर तो ये एज ए फार्मूला आपको दिख गया, तो आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू r² और म्यू की जगह पर ये पूरा टर्म आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी सवाल के ऊपर क्या करना है, इसी फार्मूले के ऊपर एक सवाल अगला है जो कि आपको करना है। हम इसमें आंसर दे रहे हैं आपको, इन दोनों का हमने आई और ओमेगा दोनों का आंसर दे दिया, लेकिन करना पूरा आपको पड़ेगा कैलकुलेशन। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन आपको पता है N2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन आपका N2 के फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में, और N और N बॉन्ड बना होगा ऐसे। तो कह रहे हैं कि द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ नाइट्रोजन डाई एटॉमिक इज 1.3 एंगस्ट्रॉम, यानी जो R यहाँ पर बीच में इनके बीच का वो R की वैल्यू है 1.3 एंगस्ट्रॉम। और क्या करें, मास ऑफ ईच नाइट्रोजन एटम, किसी भी एक नाइट्रोजन एटम का जो मास है m1 कह लीजिए या m2 कह लीजिए, उसका जो मास है वो है आपका 14 U। U का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो वही लिखा हुआ U, और इसकी वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। कार्बन 12 के 1 मोल के 1 मोल कार्बन 12 के 12वें भाग को जो हम लोग बोलते हैं 1 AMU बोलते हैं, आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा है ना। 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है ना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये जो कार्बन 12 है उसके एक एटम के मास के 12वें भाग को हम लोग 1 AMU बोलते हैं या 1 U बोलते हैं। इसकी वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको R दिया हुआ है, आपको M दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं और टोटल जो इसकी एनर्जी है, इसकी रूम टेम्परेचर पर जो भी इसके पास टोटल एनर्जी है वो एनर्जी भी आपको दिया हुआ है,
और आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये जो एक्सिस होगा इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, और म्यू की जगह पर आपको लिखना क्या होगा, म्यू की जगह पर आपको m1 m2 और अपान m1 प्लस m2। यहाँ दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल आइडेंटिकल है तो इसको m लिख सकते हैं, m इंटू m स्क्वायर, यहाँ पर m प्लस m आएगा तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m/2 आ जाएगा, है ना। म्यू की जगह पर हो जाएगा m, तो I mr स्क्वायर। यहाँ से आप m की वैल्यू और r की वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा तो I की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको एनर्जी दिया हुआ इन मॉलिक्यूल्स का, और आपको पता है कि एनर्जी E इक्वल टू इनके रोटेशन की वजह से एनर्जी आएगी, ये होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ये ओमेगा निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E अपॉन I, और ओमेगा का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो एनर्जी आपको सवाल में दिया है और I आपने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा होगा, दोनों को रख दीजिएगा तो ओमेगा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल आपको करना है। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट यहां से आप ध्यान से देखें, जितने भी 4 के 4 सवाल हम करने जा रहे हैं एकदम रिलैक्स होकर के इसको करेंगे, और इन्हीं चारों सवालों को समझने के बाद आपका इनर्शिया टेंसर की जितनी जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। क्या है, कैलकुलेट द इनर्शिया टेंसर फॉर द सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस है, डिस्क्रीट सिस्टम है, पॉइंट मासेस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम लोकेटेड एट द पॉइंट्स 100 110 और 111 और 11-1 सेंटीमीटर। 4 मासेस हैं और उन मासेस का लोकेशन दिया हुआ है, यानी उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको इनर्शिया टेंसर बताना है, मतलब वही IXX IYY IYIZZ IXY IYX IZX IXZ, वो सब पूरा आपको 9 के 9 कंपोनेंट निकालने हैं और फिर उसका मैट्रिक्स आपको बना देना। तो जरा देखिए यहां पर हम अगर मासेस की बात करें, पहला मास, दूसरा मास, ठीक है, तीसरा मास, ये चौथा मास, सबके लिए क्या दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है मासेस के लिए, पहला मास है आपका ये 1 ग्राम, सब सीजीएस में ये ध्यान रखिएगा, 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। इसके अलावा अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सीधे हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना है 100, मतलब आप इसको मान सकते हैं x1, इसको y1, इसको z1। दूसरे वाले का जो मास है उसका कोऑर्डिनेट है 111, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है और z कोऑर्डिनेट 0, और तीसरा जो है उसका है 111 इस तरीके से, और लास्ट वाला है आपका 11-1। तो सारे के सारे मासेस और उनके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z कोऑर्डिनेट्स, वो सबका दिया हुआ है। हमें अब निकालना है इनर्शिया टेंसर, तो हमें 9 के 9 कंपोनेंट कैलकुलेट करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट IXX का फार्मूला डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए m होता है, x लिखा हुआ है तो यानी x वाला छोड़ करके बाकी दोनों आ जाएगा y स्क्वायर और z स्क्वायर, यानी जितने भी 4 पार्टिकल हैं हर पार्टिकल के लिए हम मास लिखेंगे उस पार्टिकल का, और उसी पार्टिकल का y और z कंपोनेंट इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ऐसा ही हम चारों पार्टिकल के लिए करके उसको ऐड भी करेंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो चीज है m इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये काम हमें चारों के लिए करना होगा। पहले जैसे ये m का मतलब पहले पार्टिकल के लिए ये m हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ, फिर प्लस करेंगे दूसरे पार्टिकल के लिए मास की जगह पर ये लिखेंगे और y की जगह पर ये रखेंगे, z की जगह पर ये रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर तीसरे पार्टिकल के लिए, क्योंकि समेशन है ना तो सभी पार्टिकल के लिए सेम चीज को हमें कर करके जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए आप डायरेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, मास की जगह पर पहले वाले में मास देखिए 1, ध्यान से देखिए, चलिए 1 और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो y और z दोनों 0 हैं, तो ये पूरी वैल्यू मिला के यहाँ से क्या आएगी 0 आ जाएगी, 0 प्लस 0 यानी कि 0। फिर प्लस दूसरे वाले पार्टिकल के लिए अब करने जा रहे हैं, प्लस करके दूसरे वाले के लिए मास कितना है 2 और y वाला कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट है 1 और z कंपोनेंट है 0, तो y का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर यानी 1 प्लस 0 यानी 1, और 1 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 को। प्लस तीसरे वाले के लिए मास कितना है, ध्यान से देखेंगे नहीं तो फिर बाद में आप कहेंगे रिपीट के लिए, तीसरे वाले के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये रिपीट करने में बहुत ज्यादा फिर टाइम लगेगा, इसलिए हम बहुत आराम से पूरा टाइम देकर करेंगे, लेकिन साथ में पैरेलल चलना पड़ेगा, रिपीट करने का टाइम नहीं मिल पाएगा इसमें। तो तीसरे वाले के लिए मास है 3 और y कंपोनेंट है 1 और z कंपोनेंट है 1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में y का स्क्वायर और z का स्क्वायर होता है, मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा, और मास कितना है 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। प्लस लास्ट वाले में आते हैं, ये y है और ये z है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस करने पर 2 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 8 लिख रहे हैं। तो कुल मिला के आपको मिला क्या यहाँ से 2 प्लस ये 2 आएगा और ये 6 3 और 2 6 8 और 6 14 और 2 16, कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा IXX की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से IYY फार्मूला क्या होगा इसका, समेशन y आ गया ना तो y फार्मूले में नहीं आएगा, m यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और अगला हो जाएगा आपका z स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, और वैल्यू पुट करेंगे कैसे, चारों पार्टिकल के लिए यही सेम चीज रिपीट करनी होगी। मास देखते रहिए, यहाँ पर देखते रहिए मास है 1 और x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये x है और ये z है, तो दोनों का सम करने पर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस दूसरा क्या आएगा, इसमें देखिए मास है आपका 2 और x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि 1, प्लस तीसरा मास है आपका 3, मास लिख लिया 3 और क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 3 करना है, यानी 3 इंटू 2 हो गया। प्लस लास्ट है आपका मास 4 और x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हुआ 1 और ये हुआ आपका 2 3 और ये हुआ 6 और ये 9 हुआ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, कुल मिला के 17 है ना, 17 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। नेक्स्ट है हमारा IZZ, तो
आई जेड जेड निकालना है, समीशन हो जाएगा m, और यहाँ पर देखिए z आ गया ना, तो यहाँ पर फार्मूले में z के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड का सर्किल ले लीजिए ना, z के बाद आएगा वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा समीशन m, m मतलब कितना, पहले वाले पार्टिकल के लिए मास 1, फिर y और x की बात हो रही है तो ये दोनों का सम करेंगे 1 आएगा, प्लस m की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और y और x का स्क्वायर करके सम करेंगे 2 आएगा, प्लस तीसरा है यहाँ पर 3, और इनमें भी x और y की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर करके सम करेंगे 2 आएगा, प्लस लास्ट है मास है आपका 4, और इसमें भी x और y 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सॉल्व करिए, कितना हो गया 1 और 2 इंटू 2 4, और ये 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6, और ये 4 इंटू 2 8, 8 और 6 14 हो गया, और 14 और 4 18 और 1 19, 16 17 और यहाँ पर क्या 19 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड निकाल लिया। अगर ऑप्शन आपका इस तरीके का दिया हुआ है कि इसी से क्लियर हो सकता है तो आप अभी मैच कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे चाहे तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं एक्चुअली किस तरीके से आपको पूरा इनर्शिया टेंसर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 से देकर के आप ऑप्शन बना देंगे। ऐसा भी ऑप्शन बनाया जाएगा जिसमें आपको सब कुछ सेम मिलेगा, कोई एक कंपोनेंट आपको अलग दिख रहा होगा। तो ऐसे में आपको अगर पूरा करना ही पड़े तो प्रोसेस आप सीख लीजिए, बाकी अगर इतने से ऑप्शन मैच कर रहा है, काम हो जा रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब एलिमिनेटिंग मेथड से, तो काम अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन आप सीख लीजिए पूरा का पूरा, ताकि कभी भी किसी भी केस में फंसने वाली बात ना है। ठीक है, ये 3 आपने निकाल लिए जो मेन थे। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाले पर आते हैं, तो आई एक्स वाई निकाल लेते हैं, और आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों सेम ही होता है, आपको पता है, और ये कितना होता है माइनस के साथ होता है, यहाँ पर समेशन m लिखा जाएगा, और जो भी कोऑर्डिनेट्स आपने यूज किया है वही यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस ये, और फिर ये m और x y सबका कर लेते हैं, तो m ये m है और ये x है और ये y है, तो m इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। देखते चलिए, दूसरा m इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे तो ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए m इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे तो 3 आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर m इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो माइनस में 9 आ जाएगा यहाँ से। ये आई एक्स एक्स और आई वाई एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट है एक्स वाई हो गया, अब वाई जेड की बात करते हैं, तो आई वाई जेड और आई जेड वाई इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस के साथ फार्मूला यूज करेंगे, जो भी दोनों कोऑर्डिनेट आपने लिखा वो रहेगा, मास भी रहेगा, तो ये वाई जेड, तो माइनस में m, ये y और z, तो माइनस लिख लिया बाहर। अब समेशन वाला काम हम यहाँ अंदर करेंगे, मास पहले वाले का मास और y z की बात होगी, लास्ट वाले दोनों y z y z y z y z, तो ये हुआ 1 इंटू 0 यानी 0, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 0, 0 कैसे आया, ये देखिए y इंटू z करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 3 और ये y इंटू z 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, प्लस यहाँ पर लास्ट में 1 इंटू माइनस 1 किया तो माइनस 1 आया, और माइनस 1 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4 बन जाएगा, तो हम सीधे लिख रहे हैं माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों 0 हो गया, माइनस 4 प्लस 3 मिलाकर के माइनस 1, माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस में क्या 1, और लास्ट है हमारा आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स, आई जेड एक्स और आई एक्स जेड ये दोनों सेम होते हैं, माइनस के साथ मास समेशन, यहाँ पर x और z लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में m और x और z इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे, और m और x और z, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है मास के साथ, तो 1 इंटू 0 करेंगे 0 और इंटू 1 करेंगे तो 0, यहाँ पर लिखिए m इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और फिर 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 और इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1, और इंटू 4 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। फिर से सॉल्व करिए, माइनस 1 और ये माइनस मिलकर के मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। अब इनर्शिया जो आपका टेंसर होता है, इनर्शिया जो टेंसर होता है उसको लिखने का तरीका आपको पता ही है, इनर्शिया टेंसर को लिखने का तरीका आप सबको पता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है आई एक्स एक्स, यहाँ होता है आई एक्स वाई, यहाँ पर होता है आई एक्स जेड, यहाँ होता है आई वाई एक्स, यहाँ पर आई वाई वाई, और यहाँ पर आई वाई जेड, और यहाँ पर होता है आई जेड एक्स, और यहाँ पर आई जेड वाई, और यहाँ पर आई जेड जेड। सबकी वैल्यू को अगर हमें पुट करना हो तो देखिए कैसे होगा, आई एक्स एक्स आपने निकाला, सबसे पहले कितना आ गया 16 आ गया, फिर उसके बगल में है आई एक्स वाई, और आई एक्स वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली माइनस में 9, फिर है आई एक्स जेड जो कि सबसे लास्ट में आया कितना 1, फिर आई वाई एक्स और एक्स वाई सेम ही होता है, कितना आया था माइनस में 9, फिर यहाँ पर आई वाई वाई है तो आई वाई वाई आपका आया था 17, और उसके बाद फिर आप देखिए आई वाई जेड है, वाई जेड की वैल्यू आपकी बनाई थी, और उसके बाद कितना है आई जेड एक्स, और आई जेड एक्स आपका कितना आया था, ये आया था 1, और आई जेड वाई कितना आया था, जेड वाई आपका आया था 1, और आई जेड जेड कितना आया था, ये आया था आपका 19। ठीक है, और आई होप कि कुछ गलत ना हुआ हो, नहीं तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। 16 माइनस 9 और 1 माइनस 9 और 17 और 1 और 1 और 1 और 19, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका पूरी तरह से आपने मैच कर लिया, और प्रोसेस भी आपने देख लिया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी का केस है यहाँ पर, और उसके आगे ये दोनों सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट इज m एंड इट्स साइड इज a, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स इज। इस बार क्या है, आपको एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, कोई 3 पॉइंट 4 पॉइंट पार्टिकल नहीं दिए हुए, डिस्क्रीट पार्टिकल डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, इस बार एक कंटिन्यूअस सिस्टम दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, उसका मास है पूरा m, और उसका जो साइड का लेंथ है वो है स्मॉल a। इसके लिए आपको बताना है क्या, इनर्शिया टेंसर, और ये कहां रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है,
तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है कि एक स्क्वायर जिसका मास m हो और साइड a हो, उसका इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स बनाइए, बस हो गया। अब आपको वो पूरे के पूरे 9 कंपोनेंट निकालने होंगे और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फार्मूला आपको कंटीन्यूअस बॉडी का वो डेंसिटी वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज करना होगा, न कि समेशन वाला या मास वाला। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग अगले 2 पेज पर सॉल्व करेंगे, काफी लंबा जाएगा, तो इसके लिए हम अगले पेज पर जाते हैं, लास्ट में आकर के हम अपना ऑप्शन मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पेज और बात हो रही किसी स्क्वायर की। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखा देते हैं, बीच में बना देते हैं। ये हुआ आपका एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख लिया, रख लिया अपना क्या, ये प्लेट रख लिया, है ना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का आप मेथड देख लीजिए, एक सवाल देखेंगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये 2 डायमेंशन का है, अगला सवाल हमारा 3 डायमेंशन का होगा। तो यहाँ पर है क्या कि इसको मान लीजिए, चलिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, और इसका जो साइड है वो साइड है आपका ए। ठीक है, इसका साइड का लेंथ कितना है, ए है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें साइड का लेंथ ए है, इसका मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस स्क्वायर के लिए वो 0 से लेकर के कहां तक है, लिमिट 1, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी लिमिट है 0 से लेकर ए, ये भी क्या है 0 से लेकर के ए तक, ये लिमिट है ना। वाई एक्सिस की जो लिमिट होगी स्क्वायर के लिए, एक्स एक्सिस की जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ और विड्थ अलग अलग होती, तो 0 से लेकर ए होता, 0 से लेकर बी होता। अगर यहाँ कोई क्यूब रखा होता तो एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट होती 0 से लेकर 1 तक, वाई कोऑर्डिनेट की लिमिट होती 0 से लेकर के बी तक, और जेड के ऊपर क्योंकि क्यूब होता तो तीसरा भी एक्सिस आता, क्यूबॉइड वगैरह 3 डायमेंशन में, तो क्यूबॉइड होता तो तीसरे वाले की लिमिट हो जाती 0 से लेकर के सी तक, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि 0 से ए, 0 से बी, 0 से सी, ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है उनका जो लिमिट होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, वो लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो स्क्वायर है इसका मास हमें पता है, इसका साइड हमें पता है, हमें इसका इनर्शिया टेंसर बताना है। तो सबसे पहले हम अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा ए कॉमा क्या 0, और ये आपका है वाई कोऑर्डिनेट, यहां पर हो जाएगा 0 कॉमा ए। ठीक है, और इसका हमें इनर्शिया टेंसर निकालना, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा आई एक्स एक्स। अच्छा, एक और चीज, डेंसिटी की जो बात होती है फार्मूले में, तो ये 2 डायमेंशन वाला शेप है, तो इसकी डेंसिटी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चलिए सिग्मा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलने लगेंगे अभी। सिग्मा इक्वल टू आपको पता है ये हो जाएगा मास अपान में क्या एरिया वाला केस हो जाएगा, तो मास छोटा सा डीएम और छोटा सा एरिया डी ए, तो यहाँ से हम डीएम की जगह पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में क्या डी ए, ये हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपको तो पता है, वैसे भी आप छोड़िए इसको, आपको ये बात तो यहाँ पर पता है साफ साफ कि इसका मास हमें पता है और इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एम अपान में क्या ए का स्क्वायर, ये जो हम ये सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा का टर्म आएगा उसमें हम एम अपान ए स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी फार्मूले के हिसाब से सिग्मा इक्वल टू ये जो डीएम अपान हम लोग लिखते हैं डी ए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डीएम की जगह पर क्या सिग्मा इंटू में डी ए, और एरिया अगर इसकी बात करें तो एरिया हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब हो जाएगा डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पहले टर्म पर, हमें निकालना है आई एक्स एक्स। ध्यान से बस आप देखते रहिए, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ये होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एक्स वाला टर्म है तो यहाँ पर वाई और जेड वाला टर्म आएगा और मास भी आएगा। मास की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, मास की जगह पर हम ये चीज लिखेंगे, तो सिग्मा डी ए आएगा और साथ में यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में एक्स एक्स है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला बन चुका जो पीछे आपने पढ़ा था। नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लीजिए, ऐसे आपने वहां लिखा था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा था रो डीवी, लेकिन अब रो डीवी नहीं चलेगा, अब सिग्मा डी ए चलेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, सिग्मा की ये वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, ये हम सिग्मा को बाहर निकाल लेंगे, और ठीक है सिग्मा को जैसे हम बाहर निकालेंगे यानी m अपान ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन सरफेस एरिया का बात हो रही है, तो एरिया सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ डी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स और डी वाई, है ना, डी ए की जगह पर। ठीक है, डी ए की जगह पर हम डी एक्स डी वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा टर्म हमारा एक्स वाई जेड में चल रहा है, और जब हमें एक्स और वाई लिखेंगे तो यहाँ सरफेस एरिया जो एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, इसको हम लोग और ओपन कर सकते हैं, एक्स की लिमिट रख सकते हैं 0 से ए और वाई की लिमिट रख सकते हैं 0 से बी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा यहीं से m अपान ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये जो आपने प्लेट को रखा है उसको आपने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, तो एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू क्या होती है 0, एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि z वाले टर्म को तो आपको 0 रख देना है, z तो है नहीं इस प्लेन इसमें, तो सिर्फ क्या बचेगा इंटीग्रेशन में y स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ पर देखिए लिमिट देखिए 0 टू a x की लिमिट है, ये 0 टू b y की लिमिट है, और बचेगा यहाँ से क्या y स्क्वायर dx और क्या dy। अब यहाँ पर x का दूसरा कोई टर्म नहीं, सिर्फ dx है, तो dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और x की लिमिट 0 से लेकर a रखा हुआ है, तो जब लिमिट हम रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की लिमिट रखेंगे, या तो मैं और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, m अपान a स्क्वायर, और आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dx करेंगे तो आपको x मिलेगा, और लिमिट इसकी हो जाएगी फ्रॉम 0 टू a, और अब y स्क्वायर dy, तो y स्क्वायर का इस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा y पावर 3 अपान 3, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू a की बजाय b, वैसे तो यहाँ b और a दोनों सेम है तो यहाँ पर हम a लिख के चलते हैं, है ना,
स्क्वायर है तो ए और ए रहेगा, तो 0 टू ए सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m अपान ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो a आएगा, यहाँ लिमिट रखेंगे तो आपको a पावर 3 अपान 3 मिलेगा। ये a स्क्वायर है, यहाँ पर a पावर 4 बन रहा है, तो 2a और यहाँ का 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, तो m/3 a स्क्वायर ये आ जाएगा ix की वैल्यू। ठीक है, ये ix की वैल्यू आपने इस तरीके से निकाल ली। जब ix आ गया तो अब आपको निकालना है i और इसका फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन y है तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। उसके बाद रो डीवी मतलब सिग्मा डीए, सिग्मा की वैल्यू वही m अपान ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, m अपान ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन देखिए डीए का मतलब क्या है, डीए का मतलब dx dy, और x और z है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में क्या z स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx और dy, x की लिमिट 0 से a और y की लिमिट भी 0 से a क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, और z की अगर बात करें, देखिए ये x था तो yz आया, ये y है तो यहाँ पर x और z आया, और यहाँ भी हम z की वैल्यू 0 रखेंगे, ये z की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये xy प्लेन में है। z की वैल्यू 0 हो गई तो x स्क्वायर dx dy, तो पहले हम x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x पावर 3 अपान 3 बनेगा, और उसकी लिमिट भी यूज करेंगे, तो क्या आएगा m अपान a स्क्वायर, और x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब कर लेंगे तो x पावर 3 अपान 3 बनेगा, और इसकी लिमिट हम रखेंगे क्या, फ्रॉम 0 टू a, और बचा क्या, बचा कुछ नहीं, बचा सिर्फ dy, और dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, और उसकी लिमिट रखेंगे 0 टू a, तो y की लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 टू a। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है m अपान a स्क्वायर इंटू, यहाँ से आएगा a पावर 3 अपान 3, और यहाँ से आएगा a, फिर से वही बात हो जाएगी, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको मिलेगा m/3 और क्या a स्क्वायर, ये हुआ आपका दूसरा पार्ट। ix हो गया, i हो गया। चलिए तीसरा आप देखिए, ix हो गया, i हो गया। अब izz की बात कर लेते हैं, तो izz में जब जाएंगे iz और z, तो izz निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z है तो इसका मतलब x और y आएगा, तो x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा और क्या dA, सिग्मा यानी m अपान a स्क्वायर की वैल्यू बाहर आ जाएगी, izz इक्वल टू m अपान a स्क्वायर की वैल्यू बाहर आ जाएगी, और इंटीग्रेशन की अगर बात कर ले तो लिमिट आप लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx और dy, लिमिट आप x का रखिए 0 टू a, लिमिट आप y का रखिए 0 टू a। हाँ, ये जो लिमिट की बात हो रही थी ना, यहाँ पर शायद आप लोग बोल रहे हैं, तो ये स्क्वायर है तो दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आप क्या करेंगे, सॉल्व करने में आप यही करेंगे, पहले आप x के रिस्पेक्ट में इसको देखिए बीच में प्लस है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x पावर 3 अपान 3 प्लस ये बनेगा आपका y स्क्वायर के साथ में आएगा x इंटीग्रेशन करने के बाद, इसमें हमें लिमिट रखना होगा 0 टू a, लेकिन अभी सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हुआ, अभी y वाला बचा हुआ है फ्रॉम 0 टू a, और यहाँ पर क्या dy, और ये लिमिट जब हम यूज करेंगे जहां जहां x है वहां a, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा m अपान a स्क्वायर और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, और यहाँ पर हम जैसे वैल्यू रखेंगे तो a पावर 3 अपान 3 प्लस ay स्क्वायर, a पावर 3 अपान 3 प्लस ay स्क्वायर, और अब आप यहाँ पर लिखेंगे dy। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो izz कितना आएगा, izz इक्वल टू हो गया ये आपका m अपान a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिए, अब इसको पूरे को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, तो a पावर 3 अपान 3 कांस्टेंट है, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक y आएगा, और लिमिट यूज करेंगे तो वहां पर a आ जाएगा, तो कुल मिला के a पावर 4 अपान 3 बनेगा, और प्लस यहाँ पर देखिए y पावर 3 अपान 3 आएगा, और y की जगह पर a रखेंगे तो a पावर 4 और अपान में 3 बनेगा, तो a पावर 4 अपान में 3 बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कुल मिला के आएगा 2 टाइम्स मास a पावर 4 और अपान में कितना, अपान में 3a स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगा, तो 2m a स्क्वायर अपान में 3, ये आपका तीसरा पार्ट। तो ये हुआ आपका पहला पेज, जिसमें हमने तीन मेन जो प्रिंसिपल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ix iy और izz निकाल लिया, लेकिन बाकी के जो 6 और हैं अभी उनको हमें निकालना पड़ेगा, और अगले पेज पर जाने के लिए चलिए इसी में अगर प्लस हो जाए तो हाँ ठीक है, इसी में प्लस कर रहे हैं। अगला पेज देखिए, अगला पेज हमारा ये है कि हमें निकालना है अब ixy या iyx दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, और yx है तो यहाँ पर yx तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद रो डीवी मतलब सिग्मा डीए, यहाँ पर सिग्मा डीए, तो सिग्मा वही बाहर जाएगा, सिग्मा मतलब मास अपान में एरिया, तो m अपान a स्क्वायर बाहर निकलेगा, और इंटीग्रेशन ये dA को dx dy करेंगे तो लिमिट भी रखेंगे 0 टू a x वाली लिमिट, 0 टू b y वाली लिमिट। ठीक है, और नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका ixy इज इक्वल टू iyx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका xy और सिग्मा dA, सिग्मा को बाहर कर लीजिए, सिग्मा की वैल्यू भी रख लीजिए m अपान a स्क्वायर, हर बार होगा यही, और इंटीग्रेशन में x और y दो पार्ट है, तो dA की जगह पर dx और dy लिख रहे हैं, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू a और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं क्या, माइनस m अपान a स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले x के रिस्पेक्ट में इस वाले x वाले का कर लीजिए, फिर जो आता है उसमें से उसका कुल मिला के y के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x पावर 2 अपान 2 आएगा, x पावर 2 अपान 2 आएगा, लिमिट रख लेंगे 0 टू a,
ठीक है। और अब बचा y dy, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो y पावर 2 अपान 2 और इसकी लिमिट रख लेंगे 0 टू a। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर माइनस m अपान a स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा a पावर 2 अपान 2 और यहाँ भी रखेंगे तो a पावर 2 अपान 2 आएगा। a पावर 2 से a पावर 2 कैंसिल, तो माइनस m a स्क्वायर और अपान में क्या आएगा 4, माइनस m a स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। ये आपका i x y या i y x की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा x y हो गया। अब y z की बात करेंगे तो i y z या i z y इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन और y और z है तो y और z यहाँ पर सिग्मा और डी ए, ठीक है। तो सिग्मा फिर से वही बाहर निकलेगा m अपान a स्क्वायर बन के, और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 टू a और 0 टू a, और y और z का टर्म हमें लिखना है और यहाँ पर dA की जगह पर dx और dy लिखना है। और अच्छी बात यह है कि हमने जो अपना इस प्लेट रखा था उसको xy प्लेन में रखा था, z वाला टर्म 0 हो जाएगा। हम चाहते तो उसको yz प्लेन में भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि yz प्लेन में जब रखते तो हमारा x वाला टर्म क्या हो जाता 0 हो जाता, तो जिसमें x वाले टर्म आते थे वो इंटीग्रेशन न करना पड़ता। हमने xy प्लेन में रखा हुआ तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इसका करना पड़ा, इसका नहीं करना पड़ेगा, है ना। कुल मिला के रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमने xy प्लेन में रखा हुआ तो z कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा रहेगा नहीं, z कोऑर्डिनेट हर जगह 0 होगा, ये इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, 0 हो गया। कितनी खुशी की बात है। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला आपका क्या है, नेक्स्ट आपका i x y हुआ, i y z हुआ, अब x y हुआ, y z हुआ, z x बचेगा। तो i z x और i x z अगर आप इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन और x और z कोऑर्डिनेट और यहाँ पर रो dv मतलब सिग्मा dA और इंटीग्रेशन की बात कर ले अगर तो माइनस सिग्मा बाहर निकलेगा, माइनस m अपान a स्क्वायर बन के, और इंटीग्रेशन की लिमिट आप x और y की लिमिट यहाँ रखेंगे 0 टू a और क्या बचेगा xz और dA की जगह पर dx और क्या dy, और z की वैल्यू फिर से आप 0 रखेंगे तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपने निकाल लिया था इसके पहले i x x और i y y और i z z, ये आपने पहले निकाल लिया था। क्या आया था i x x की वैल्यू, पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे जाने से हो सकता है मिट जाए, पीछे जाने से रिस्की है। m a स्क्वायर अपान 3 है, m a स्क्वायर अपान में 3 है, m a स्क्वायर अपान में 3 है। ये वाला भी आया था m a स्क्वायर अपान में 3, इसमें 2 आ गया था ना, 2m a स्क्वायर अपान में 3 ऐसा हो गया था। ठीक है, 2m a स्क्वायर अपान 3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो आपने निकाल ली, ये 3 ये और बाकी 6 ये, इन सबको मिलाकर के आप इनर्शिया टेंसर अपना बना लीजिए। और इनर्शिया टेंसर का पैटर्न है i x x, i x y और i x z। नेक्स्ट है i y x और i y y और i y z, और नेक्स्ट है आपका i z x, i z y और i z z। ठीक है, और ये सारी वैल्यू को आपको इसमें रखनी होगी तो आपका इनर्शिया टेंसर फाइनली बन जाएगा। और क्या बनेगा ये देखिए कि ये हुआ आपका i x x की जगह पर m a स्क्वायर अपान 3, स्मॉल m है, m a स्क्वायर अपान 3, और i x y आपने निकाला था, ये आया था आपका माइनस में m a स्क्वायर अपान में 4, और i x z की अगर बात करें तो जो i x z आपने निकाला था लास्ट में वो 0 था। फिर आपका हो गया नेक्स्ट है i y x, और y x की वैल्यू कितनी, y x कहाँ है, ये ऊपर, ये हो जाएगा आपका माइनस में m a स्क्वायर अपान 4, और फिर i y y की वैल्यू हो जाएगी आपकी m a स्क्वायर बाई 3, और फिर नेक्स्ट है आपका i y z, तो ये हो जाएगा आपका 0, i y z 0 था। नेक्स्ट है i z x, ये भी 0 था, z वाला टर्म था, और i z y ये भी 0 था आपका, और i z z आपने निकाला था, ये था आपका 2/3 और m a स्क्वायर। ठीक है, और आपको अगर आंसर मैच कराना है तो या तो ये ऐसे ही होगा, या तो एक काम कर सकते हैं m a स्क्वायर को सब में से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन। अच्छा, सब में m a स्क्वायर अंदर करके दिया हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए m a स्क्वायर अपान 3 माइनस m a स्क्वायर अपान 4 टाइप का कहीं पर दिखना चाहिए। m a स्क्वायर अपान 3 m स्क्वायर अपान 4 ये आपको दिख रहा है, यहाँ 0 भी है, यहाँ भी 0 है, और कोई दूसरा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल देखते हैं आज की इस क्लास का, और 3 डायमेंशन का केस है। अगर आप कहें तो इसको छोड़ दें, फिर या तो फिर करा दें इसको। चलिए आप लोग बताइए, अब ये 3 डायमेंशन का एक केस दिया हुआ है यहाँ पर, इस सवाल को डिस्कस करना है तो बिल्कुल सेम तरीका होगा, उसी तरह से लिमिट रखना, उसी तरह सारी चीजें हैं। चलिए काम करते हैं ना, इसमें कुछ चीजें अभी आपको दिखाते हैं। इसमें एक फायदा ये होगा आपको कि इस सवाल में सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो उस बेसिस पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा कि जो पहले 3 आपको सॉल्व करने i x x, i y y, i z z, उसमें से एक सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों का उसी से सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसमें सिमेट्रिक ऑर्डर मिलेगा। इसी तरह से जो लास्ट के 6 होते हैं उसमें से किसी एक को पहले वाले को करेंगे, यानी 2 एक साथ जो होते हैं वो करेंगे, तो बाकी के जो 4 और बच गए वो आपको उसी के बेसिस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, टाइम बचाने के लिए हम यही करेंगे, सारे उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो सिमेट्री के बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है कि आपको एक रेक्टेंगल लेना है, और रेक्टेंगुलर ये पैरेललोपाइप्ड है, मतलब 3 डायमेंशन में रेक्टेंगल का जो शेप होता है उसको पैरेललोपाइप बोलते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसका डेंसिटी रो है, इसका मास m है, विद साइड a b c, यानी लिमिट जो आपको x y और z का रखना है वो a b c होगा, 0 टू a, 0 टू b, 0 टू c। फॉर ओरिजिन o एट वन कॉर्नर फाइंड द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझ रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो टर्म है, इसका मतलब यहाँ पर वही है i x x, i y y, i x y, ये जो टर्म होते हैं ना, 2 अलग अलग वेरिएबल, वो प्रोडक्ट बोले जाते हैं, और बाकी को हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, i x x को, i y y को और i z z को। ठीक,
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द एक्सिस, और इफ उसके बाद इसमें एक कंडीशन बना रहे थे, अगर ए बी और सी सब बराबर हो, यानी क्यूब बनाए, ये जो पैरेललोपाइप है 3 डायमेंशन में, अगर ये क्यूब हो जाए, ए बी और सी बराबर हो जाए, तो उस टाइम में हमें इनर्शिया टेंशन बताना है। तो बात वही है कि हम जनरल वे में अगर डेरिवेशन कर लेंगे तो ए और बी और सी सबको आपस में इक्वेट करके भी आंसर ला देंगे, तो ये कोई चीज नहीं है, कुल मिला के हमें यही समझना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ठीक है, 3 डायमेंशन की बात है, कोऑर्डिनेट वगैरह हमें नहीं पता, लेकिन लिमिट हमें पता है। अब आप बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशन में, आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल अगर बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, मतलब कि आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये शेप है, एक एक्सिस आपका ये हो गया, एक एक्सिस आपका ये हो गया, और एक एक्सिस आपका ये हो गया। तो ये भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल तो काउंट कर नहीं सकते, तो इसको भी हम लोग डेंसिटी वाले फार्मूले से करेंगे। ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, और ये जेड ले लिया। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप है, इसकी लिमिट जो यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक है वो ए है, साइड दिया हुआ ना ए, और वाई वाली जो लिमिट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बी है, और जेड वाली जो लिमिट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है। तो लिमिट का यूज करते हुए आपको ध्यान रखना होगा 0 टू ए, 0 टू बी और 0 टू सी जाना है इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फार्मूले में सीधे आते हैं, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स एक्स है तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद हम लिखेंगे रो और डीवी। अब आप पूछेंगे डीवी की जगह पर क्या लिखें, तो यहाँ पर जनरल जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आएगा v इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में, तो dv इक्वल टू हो जाएगा dx dy और dz लिखा जाएगा। ठीक है ना, dv की जगह पर dx dy और dz लिखा जाएगा। रो की अगर बात करें तो रो को आप बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ रो का मतलब क्या है, रो का मतलब हुआ और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका कुछ मास अगर दिया हो, सवाल में मास दिया हुआ है, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है तीनों साइड का मल्टीप्लाई L इंटू बी इंटू एच, तो A इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो रो का मतलब यहाँ M अपॉन A इंटू बी इंटू सी है, लेकिन हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लाना चाहते, तो हम रो निकाल के ही सॉल्व करेंगे, बाद में रो की जगह पर रख लेंगे। तो रो को बाहर निकालेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट होगी हर जगह के लिए, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, सॉरी माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं रहता है। ठीक है, तो रो को बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन में आप देखिए, इंटीग्रेशन में हमने लिखा क्या, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसके बाद डीवी जो लिखा हुआ था वहां dx हो जाएगा, dy हो जाएगा, dz हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा x का 0 टू a, y का हो जाएगा 0 टू b, और z का हो जाएगा 0 टू c। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पर z स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, और x की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिमिट रख लेंगे क्या, a। तो कुल मिला के आप यहाँ जो a आएगा और यहाँ जो आएगा इंटीग्रेशन के बाद, उस a को हम बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पूरे इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा y स्क्वायर के साथ में x, यहाँ आएगा z स्क्वायर के साथ में x, और उसकी लिमिट भी रखेंगे तो अपर लिमिट है 1 a और लोअर लिमिट है 0, तो इससे तो कुछ आएगा नहीं, अपर लिमिट सही आएगा। तो यहाँ भी जो x था और यहाँ जो x था दोनों a बन गए, और उन दोनों a को हम चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, दोनों a को हम चाहे बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा रो इंटू में a, और ये x वाला पार्ट और ये लिमिट खत्म हो गई। अब c वाला और b वाला बचा, 0 टू c यहाँ है, 0 टू b यहाँ है, और अंदर है क्या, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अब इसको यहाँ पर लिखना dy और क्या dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा y पावर 3 अपॉन 3, और यहाँ बनेगा z स्क्वायर y, है ना। तो क्या आएगा, रो इंटू a, और देखिए ये 0 टू c हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी ये वाले के लिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर ये आएगा y के रिस्पेक्ट में y पावर 3 अपॉन 3, y पावर 3 अपॉन 3, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर और उसके साथ में y, और y वाली लिमिट आप यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम 0 टू b। लेकिन अभी ये c वाला जो पार्ट है, z वाला पार्ट है, वो इंटीग्रेशन अभी करना है। और यहाँ पर जैसे आप b लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे तो ये बन जाएगा b पावर 3 अपॉन 3 और b z स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं एक स्टेप और, तो रो इंटू a, और अभी इसको जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा b पावर 3 अपॉन 3 प्लस b यहाँ पर, और ये z स्क्वायर, और ये जो भी कुछ आया लिमिट रखने के बाद, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो z के रिस्पेक्ट में हमें इसको अभी इंटीग्रेट करना है, तो हम लिमिट 0 टू c, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, dz। ठीक है, और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक z आ जाएगा, और z की जगह पर c लिखेंगे तो क्या मिला आपको, रो इंटू a, और यहाँ मिलेगा b पावर 3 अपॉन 3, और इंटू में यहाँ पर एक मिलेगा c, और प्लस यहाँ पर आएगा b z पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेट करने पर, और z की जगह पर c रखेंगे तो आएगा b c पावर 3 और अपॉन में ये पूरा आएगा। यहाँ से देखिए b और c को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, रो इंटू a और b इंटू c, और यहाँ से क्या मिला, b स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर और अपान में 3, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका c स्क्वायर और अपान में 3। और रो का मतलब हमने आपको पहले ही बता रखा था कि m अपान ए बी सी है, तो जैसे ही आप m अपान ए बी सी रखेंगे, या आप देख लीजिए रो इंटू ए बी सी इसके बराबर है मास के बराबर, तो ये पूरा पार्ट मास बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा m, और 3 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर प्लस में क्या, c का स्क्वायर। ठीक है, और पहला पार्ट ही सिर्फ आपको निकालना है। अब आप देखिए एक चीज ध्यान से कि जब आप आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं और x की जो लिमिट है वो a है, y की लिमिट b है और z की लिमिट c है, जब आप आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं तो x की जो लिमिट है वो फार्मूले में नहीं है, मतलब a वाला पार्ट नहीं है, b और c है।
तो इसी से कंपेयर करते हुए आप निकालिए, अगर आप निकालेंगे आई वाई वाई तो y वाली लिमिट नहीं होगी, b वाली वैल्यू नहीं होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा, यानी आंसर आएगा m/3। अब आप बताइए, अगर x की बात कर रहे थे तो x का मतलब x y z और a b c ऐसे आप देखिए, तो x की बात कर रहे थे तो y और z की लिमिट आई है अंदर स्क्वायर के फॉर्म में, तो y की बात करेंगे तो z और x की लिमिट आएगी स्क्वायर के फॉर्म में, तो यानी यहाँ पर आपको मिलेगा z का मतलब क्या, y के पास z आता है, z का मतलब यहाँ c आएगा, c का स्क्वायर और फिर x का लिमिट यानी कि a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका i y y। और सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे i z z के लिए तो सिमेट्री से आपको ये भी आएगा m/3 और यहाँ पर ये z है तो z के मतलब x और y वाला पार्ट आएगा, मतलब कि a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये तीनों पार्ट तो हो गए, ये तीनों पार्ट हो गए। और बिल्कुल सेम तरीके से हम अगले 6 में से एक को निकाल लेते हैं, पहले वाले को, बाकी के लास्ट के दोनों सिमेट्री से आ जाएंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा ये। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आई ये वाला, अच्छा ये मिट गया, सॉरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें ये करना है कि आई एक्स वाई या आई वाई एक्स निकालना है। तो आई एक्स वाई या आई वाई एक्स निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास वो माइनस के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन होता है और ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है ये रहते हैं साथ में, और उसके बाद में आपको पता है कि रो डीवी रहता है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पूरा लिमिट 0 to a 0 to b 0 to c कर लेते हैं। ठीक है, एक से सॉल्व करेंगे, बाकी सब आ जाएगा सिमेट्री से। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा और साथ में dx dy और dx dy और dz, और जो रो था उसको हम बाहर निकाल रहे, रो को हमने बाहर निकाल लिया, तो हो गया माइनस में रो। हाँ, ये लैब असिस्टेंट के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन आपकी कंबाइंड बैच है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैब असिस्टेंट और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा आपको टफ लग रही हो, सिलेबस तो आपका भी है, ये बात ध्यान रखिए, सिलेबस तो आपका भी है, ये टॉपिक सिलेबस में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो सिलेबस तो है ही, बिल्कुल से निरर्थक कुछ भी नहीं है आपके लिए। लेकिन जो भी टॉपिक लैब असिस्टेंट के लिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों एग्जाम में अपीयर होंगे तो उनको कम से कम पीजीटी के लिए तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना और किस हिसाब से चीजों को आपको लेना है। लेकिन बैच एक ही है, सिलेबस एक ही है, टॉपिक एक ही है, तो डिस्कस तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए माइनस में रो हो गया और एक्स वाई और यहाँ पर डीएक्स डी वाई डी जेड। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें एक्स की बात कर लें या जेड की बात कर लें, क्योंकि डीजेड के साथ में कोई और कुछ है नहीं, सिर्फ अकेले डीजेड है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं जेड डीजेड को। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन जेड और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to c, 0 to c और 0 to c रखेंगे, c बाहर आ जाएगा, तो माइनस में रो सी। अंदर अब क्या बचा, ये बचा y वाली लिमिट, ये बची आपकी x वाली लिमिट, और यहाँ पर फंक्शन आपका x और y बचा, और ये dx और dy बचा, क्योंकि हमने पहले z वाला इंटीग्रेशन करके z को बाहर निकाल दिया। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर जो बचेगा उसको y के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, तो माइनस में रो इंटू सी। और देखिए यहाँ पर x है और ये dx है, तो x को आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 2/2 आएगा, और लिमिट रखेंगे a तो आएगा a पावर 2/2, और ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो a पावर 2/2 बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, लिमिट 0 to b बचेगा और ये y बचेगा और dy बचेगा, इसको भी इंटीग्रेट करिए, y पावर 2/2 आएगा, लिमिट रखिए b पावर 2/2 आएगा, तो माइनस रो सी, और यहाँ पर क्या था a²/2 और यहाँ पर आएगा आपका b²/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस में। अच्छा, रो का मतलब आप समझ रहे थे, रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है m/abc, तो रो का मतलब जो m/abc है, m/abc, यहाँ देखिए क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है c और ये a² यहाँ से a²/2 और b²/2, तो a और b, एक a और एक b से एक a और एक b कैंसिल, इस c से ये c हो जाएगा कैंसिल, तो कुल मिला के 2 और 2 4 हो गया, तो माइनस में m/4 और a इंटू b आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देखिए, जब आप x और y की बात कर रहे थे तो x की लिमिट a और y की लिमिट b, वही आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो बिल्कुल सेम पैटर्न से आप जब अगला करेंगे तो i y z और i z y, तो ऐसे में बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, माइनस m/4 और y और z है तो इसका मतलब b और c आएगा। और नेक्स्ट है आपका i z x और या i x z, ऐसे में आप देखिए तो माइनस में m/4 होगा, और x और z की बात हो रही तो इसका मतलब a और c आ जाएगा। और पीछे के 3 और ये जो 6 हैं इनको मिला करके अब आपका ये इनर्शिया मैट्रिक्स, टेंसर का जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा। i x x की वैल्यू रख लेते हैं, i x x की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये आपकी वैल्यू आ गई थी ये m/3 b² प्लस c², यहाँ पर आप वैल्यू रख लेंगे m/3, यहाँ पर b² प्लस c², और i x x के बाद i x y जो कि आपने निकाला कितना आया, ये आपका निकल के आया है माइनस m/4 ab, और इसके बाद आता है i x x i x y और i x z की वैल्यू आ गई माइनस में m/4 और उसके बाद में ac। ठीक है, यहाँ पर आएगा i y x और i x की वैल्यू वही है कितनी, माइनस m/4 ab, और i y y आपने देखा था इस तरीके से कितना आया था, i y y ये आया था c² प्लस a²। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका m/3 और c² प्लस a²। और नेक्स्ट है आपका i y z, और i y z की वैल्यू है माइनस में m/4 और यहाँ पर b और c। फिर i यहाँ पर i z x, तो i z x की वैल्यू है माइनस में m/4 ac, और उसके बाद है यहाँ पर i z y, तो i z y की वैल्यू है माइनस में m/4 bc, और लास्ट आपका है i z z, और i z z की जो वैल्यू है a² प्लस b² है, तो m/3
और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी सवाल में ये तो अभी बात हो रही थी किसी पैरेलल पाइप के बारे में, मतलब इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सबकी लेंथ बिल्कुल अलग अलग है। अगर तीनों का लेंथ बिल्कुल सेम हो जाए तो ये बात क्यूब की बन जाएगी। ऐसे केस में इनर्शिया टेंसर क्या आएगा, आप इन सबको ए और ए सबको ए के फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2m/3 और a स्क्वायर, यहाँ पर a इंटू ए करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में m/4 और a स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आप हर जगह a इक्वल टू b इक्वल टू c रख करके इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही आंसर आपका क्यूब के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात हम आप लोगों से कहना चाह रहे थे, वो ये कि कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास के बारे में एक्चुअली रोटेशन के दो छोटे से टॉपिक और बचे हैं, वो भी थियोरेटिकल है, उसमें ज्यादा ऐसा कोई न्यूमेरिकल और ये सब कुछ नहीं बनेगा। वो छोटे छोटे टॉपिक ये हैं कि प्रिसेशन ऑफ टॉप, है ना, प्रिसेशन ऑफ टॉप, लट्टू का जो प्रिसेशन होता है वो एक आपका टॉपिक है, सिर्फ थियरी इसमें डिस्कस करना और वैसा कुछ नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल। और दूसरा आपका है जाइरोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है, उसके बारे में। तो अगर आज ये इनर्शिया टेंसर को इतना स्पेशल फोकस न देना होता और आप लोग जैसे कह रहे हैं बहुत लेंदी था, बहुत टाइम लग गया, है ना, तो ये छोड़ दीजिए। तो इससे ये है कि मुझे पता था कि ये आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि 4 सवाल बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे, बहुत टाइम टेकिंग थे, फार्मूला भी इसका उस तरीके का था। तो कोई और दूसरा टॉपिक अगर आज ही हड़बड़ी में करते तो फिर ये उतना सही से ना हो पाता। इस वजह से हमने इन दोनों टॉपिक को ऐड नहीं किया, नहीं तो 15 से 20 मिनट की और क्लास होती और ये दोनों टॉपिक भी और साथ में पूरा रोटेशन आपका कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना, तो पूरे रोटेशन के सिर्फ 2 टॉपिक ये बचे हुए छोटे मोटे हैं। तो कल की जो क्लास होगी वो इन्हीं दोनों टॉपिक पर मैं प्लान कर रहा हूं, बाकी हो सकता है कोई चेंज हो तो मैं कल बता दूंगा, आपको अपडेट दे दूंगा। तो मेरा प्लान ये है कि कल एक छोटा सा लेक्चर रखा जाए सिर्फ इसके ऊपर, है ना, छोटा सा जो भी हो पाएगा, और न्यूमेरिकल्स में अरेंज करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला ऐसी कोई चीज आएगी नहीं, बस इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना है इसको। तो मैं सोच रहा हूँ कल इसको मैं पढ़ा दूं, और अगला टॉपिक आपका ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन न स्टार्ट किया जाए क्योंकि फिर वो अलग चीज हो जाएगी और उसकी शुरुआत थोड़ी अच्छी हो, ताकि पहली क्लास में मैक्सिमम चीज कवर हो जाए, है ना। ग्रेविटेशन में भी 2 पोर्शन, एक सैटेलाइट वाला आ जाएगा, एक नॉर्मल वाला आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कल की क्लास में रोटेशन को सिर्फ इंड किया जाए, छोटी सी क्लास रखी जाए। चलिए फिर आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अब पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।